गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चैप्टर है तो वो नए साझेदार का प्रीवियस चैप्टर है। और हर साल एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की थ्योरी और जनरल एंट्री समझने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाकर इस चैप्टर की थ्योरी और एंट्रीज को समझना है। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। आ और बा, ए और बी, ये दो साझेदार हैं और इनका जो लाभ हानि अनुपात है 3/4 और 1/4 के साझेदार हैं। और इनका यह आर्थिक चिट्ठा दे रखा है 31 मार्च 2017 को। आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दे रखा है, लेनदार दे रखे हैं 41,500 रुपये के। संचय निधि रिजर्व फंड इसको आप कहते हैं 4,000 रुपये। पूंजी खाते दे रखे हैं, ए के पूंजी खाते का शेष 30,000 और बी के पूंजी खाते का शेष 16,000 रुपये। इधर संपत्तियां पक्ष में बैंक रोकड़ दे रखी है, बैंक में रोकड़ 26,500 रुपये। प्राप्य विपत्र बिल रेसिबिल दे रखे हैं 3,000 रुपये। देनदार दे रखे हैं 16,000 रुपये। स्टॉक दे रखा है 20,000 रुपये और फिक्चर्स दे रखे हैं 1,000 रुपये और भूमि भवन 25,000 रुपये। इस प्रकार आर्थिक चिट्ठे का योग 51,500 रुपये दे रखा है। इन्होंने 1 अप्रैल 2017 को निम्न शर्तों पर सी ने प्रवेश किया है। इन्होंने एक नया साझेदार सी को अपनी साझेदारी फर्म में प्रवेश कराया है और ये शर्तें इस प्रकार हैं कि जो सा है पूंजी के रूप में 10,000 रुपये देगा, कैपिटल के रूप में 10,000 रुपये लाएगा, तथा सी ख्याति के रूप में 5,000 रुपये देगा, जिसकी आधी राशि ए और बी फर्म से आहरित करेंगे, फर्म से निकाल लेंगे। तीसरा पॉइंट है, स्टॉक और फिक्चर्स के मूल्य में 10% की दर से कमी होगी तथा विविध देनदारों और प्राप्ति विपत्र डेटर्स और ब्याज पर 5% की दर से संधि ऋणों से प्रावधान बनाया जाएगा। संधि ऋण प्रावधान बनाया जाएगा, देनदार और प्राप्ति विपत्र 5%। भूमि और भवन के मूल्य में 20% वृद्धि की जाएगी। 5वां पॉइंट दरकार फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा है, जिसके लिए 1,000 रुपये तक दायित्व का सृजन किया जाएगा। 1,000 रुपये का ही भुगतान की संभावना है, जो आगे भुगतान करना पड़ेगा। यह नया दायित्व है। और 6वां पॉइंट दे रखा, विविध लेनदारों में सम्मिलित 650 रुपये की एक मद जिस पर कोई दावा नहीं है अपलिखित की गई है। 650 रुपये का एक लेनदार है जिसने दावा नहीं किया है, वो भुगतान नहीं लेगा। यह मानते हुए आ और बा के मध्य लाभानी विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां दें तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइए। बच्चों करते हैं जनरल एंट्री। और सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं, जो नया साझेदार है पूंजी और ख्याति के रूप में रोकड़ और संपत्तियां लाने के संबंध में जनरल एंट्री होती है। यहाँ नया साझेदार सी है और इसे साझेदारी फर्म में 1/5 भाग के लिए हिस्सेदार बनाया गया है और ये पूंजी के रूप में 10,000 रुपये और ख्याति के रूप में 5,000 रुपये नगद लेकर आया है। तो इसके संबंध में आप सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे। और ये जनरल एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डीआर या कैश अकाउंट डीआर जो भी लेकर आता है, अगर रोकड़ लेकर आता है तो बैंक या कैश डीआर, और अगर संपत्तियां लेकर आता है तो जो संपत्ति लेकर आया है उसको डीआर करेंगे, डेबिट करेंगे। टू कैपिटल अकाउंट, जो नया साझेदार है उसका कैपिटल अकाउंट, और यह नया साझेदार सी है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट।
और टू प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ख्याति खाता अब नहीं खोला जाता, इसलिए ख्याति के स्थान पर प्रीमियम लिखा जाता है। तो टू प्रीमियम अकाउंट बीइंग अमाउंट ब्रॉड एज कैपिटल एंड प्रीमियम, ख्याति के लिए 5,000 रुपए और पूंजी के लिए 10,000 रुपए नगद लेकर आया है। ये कुल 15,000 रुपए नगद लेकर आया है। प्रीमियम की एंट्री ख्याति की एंट्री अलग भी की जा सकती है, पूंजी की अलग और ख्याति की अलग। अगर ख्याति की राशि अपने हिस्से की नगद लेकर नहीं आता तो फिर यहाँ प्रीमियम नहीं लिखा जाएगा, प्रीमियम नगद लाने की एंट्री नहीं होगी और उसके स्थान पर ख्याति के संवर्धन की एंट्री होगी। और ख्याति के संवर्धन की क्या एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ख्याति की राशि अपने हिस्से की 5,000 रुपए नगद लेकर आया है, इसलिए यहाँ बैंक अकाउंट AR टू प्रीमियम ख्याति के संबंध में एंट्री होगी। इसके बाद इस ख्याति पर अधिकार पुराने साझेदारों का होता है, क्योंकि पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का त्याग करते हैं। तो इस जो ख्याति की राशि है उसको पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं। त्याग का अनुपात कैसे निकालेंगे आप, त्याग का अनुपात बराबर होता है पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में नया लाभ हानि अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दे रखा है तभी आप त्याग अनुपात निकालेंगे, अन्यथा जो पुराना लाभ हानि अनुपात है वही इनका त्याग अनुपात होगा। और इसके संबंध में जो ख्याति की राशि नया साझेदार लेकर आया है उसको बांटने की क्या एंट्री होगी, प्रीमियम अकाउंट AR टू ओल्ड पार्टनर्स, वही ओल्ड पार्टनर जिन्होंने नए साझेदार के पक्ष में त्याग किया है। अगर किसी पुराने साझेदार ने नए साझेदार के पक्ष में त्याग नहीं किया है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो प्रीमियम अकाउंट DR टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल बीइंग प्रीमियम अमाउंट क्रेडिटेड, इनके खातों में ये प्रीमियम की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। और इनका पुराना लाभ हानि अनुपात 3/4 1/4 दे रखा है, यही त्याग का अनुपात होगा। तो 5,000 को हम बांट देंगे, 5,000 का 3/4, A का हिस्सा आ जाएगा 3,750 और B का 5,000 का 1/4, ये B का हिस्सा आ जाएगा 1,250। ये जो प्रीमियम की राशि है, जो ख्याति की राशि है, जो नए साझेदार लेकर आया है, ये पुराने साझेदारों के खाते में क्रेडिट कर दी गई, क्योंकि इनका अधिकार है और ये त्याग के अनुपात में इस ख्याति की राशि को बांट लेते हैं। क्योंकि इस राशि पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है जिन्होंने त्याग किया है, इस राशि को फर्म से निकाल भी सकते हैं या फर्म में रहने दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि जो पुराने साझेदार हैं इन्होंने ख्याति की आधी राशि निकाल ली है, तो उसके संबंध में जो एंट्री होगी, A's कैपिटल DR B's कैपिटल DR टू बैंक अकाउंट बीइंग प्रीमियम अमाउंट ड्रॉन, और इन्होंने आधी राशि निकाली, पूरी राशि नहीं निकाली। तो जो आधी राशि 3,750 का आधा 1,875 और 1,250 का आधा 625, ये राशि इन्होंने निकाल ली है और इस प्रकार 2,500 रुपये इन्होंने फर्म से ख्याति के निकाल लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये नए साझेदार के प्रीवियस के संबंध में एंट्री होगी। इसके बाद संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उसके संबंध में एंट्री होगी, और उसके लिए जो खाता खोला जाता है उसे रिवोल्यूशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि संवर्धन खाता कहते हैं। तो करते हैं उसके संबंध में जनरल एंट्री। प्यारे बच्चों, करते हैं संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जनरल एंट्री। संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दो जनरल एंट्री की जाती हैं। पहली जनरल एंट्री संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्व में वृद्धि होने पर, क्योंकि दोनों ही दशाओं में फर्म को हानि होती है। संपत्तियों का मूल्य घट जाए या दायित्व का मूल्य बढ़ जाए तो क्या होता है, फर्म को हानि होती है। और इसके संबंध में जो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो जो संपत्ति घटी है, जिसका वैल्यू घटी है, तो उसका नाम लिख देंगे, और जो दायित्व बढ़ा है उसका नाम लिख देंगे, या नए दायित्व पता लगा है उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ स्टॉक के मूल्य में कमी हुई है 10%, स्टॉक का मूल्य दे रखा चिट्ठा में 20,000 का 10% 2,000 स्टॉक का मूल्य में कमी हो गई। इस प्रकार फिक्चर्स में भी कमी हुई है 10%, क्वेश्चन में दे रखा है, हम देखिए समझना में। तो फिक्चर्स दे रखा है या 1,000 का 10% इसका 100 रुपये हो गया, फिक्चर्स मूल्य में 100 रुपये की कमी हो गई। और क्वेश्चन में दे रखा है देनदारों प्राप्य विपत्र डेटर्स और बिल रिसीवेबल पर 5% का
संधि ऋण के लिए प्रावधान किया गया है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन बिल रिसीवेबल, इस पर 5% का प्रोविजन कराया है। 16,000 का 5% देनदार का हो गया 800 रुपये, और प्राप्य विपत्र 3,000 के दे रखे हैं, इसका 5% हो गया 150 रुपये। और एक नया दायित्व पता लगा है क्षतिपूर्ति का दायित्व, इसका भुगतान करना है, तो टू कंपेंसेशन लिख देंगे, 1,000 रुपये दे रखा है। बीइंग असेट्स डिक्रीज एंड लायबिलिटीज इंक्रीज, संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व में वृद्धि होने पर हानि होती है, और हानि की दशा में यह एंट्री होती है। इस प्रकार फर्म को कुल 4,050 रुपए की हानि हो गई। इसके बाद अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है और दायित्व में कमी हुई है, तो इस दशा में फर्म को लाभ होता है, और उसके संबंध में जो एंट्री होती है, जिस असेट्स के मूल्य में वृद्धि हुई है उसको हम डेबिट करेंगे, और जिस दायित्व के मूल्य में कमी हुई है उसको भी हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट रिवोल्यूशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग के मूल्य में 20% वृद्धि हुई है, 25,000 का 20% 5,000 की वृद्धि हो गई, और एक लेनदार था जो अपना दायित्व त्याग किया है, अपना अधिकार त्याग किया है, और उसका मूल्य था 650 रुपये का दायित्व का भुगतान फर्म को अब नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स डेबिट कर देंगे 650, और टू रिवोल्यूशन अकाउंट बीइंग असेट्स इंक्रीज एंड लायबिलिटीज डिक्रीज, ये लाभ की एंट्री है, क्योंकि तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर और दायित्व के मूल्य में कमी होने पर फर्म को लाभ होता है। तो इस प्रकार का लाभ हो गया ये 5,650 रुपये का, और फर्म को जो हानि हुई है पुनर्मूल्यांकन से वो 4,050 की हुई है। तो पुनर्मूल्यांकन से जो शुद्ध लाभ हुआ वो 1,600 रुपये का हो गया। 5,650 में से 4,050 घटा देंगे तो ये लाभ आ जाएगा 1,600। रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे, तो 1,600 का ये पुनर्मूल्यांकन से लाभ हो गया। संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन जो किया गया है उससे 1,600 का ये लाभ हो गया। हानि भी हो सकती है, तो लाभ की दशा में आप एंट्री क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पुराने साझेदार हैं उनका नाम लिखेंगे और पुराने लाभ हानि अनुपात में इसे बांटेंगे। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, यहाँ 1,600 का लाभ हुआ है। 1,600 कहाँ सा है, क्योंकि लाभ हुआ है हमें पुनर्मूल्यांकन से 5,650 का, और संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से हानि हुई है 4,050 की। तो ये 5,650 में 4,050 घटा देंगे तो 1,600 का ये लाभ हो गया, और इसको पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। तो ए के हिस्से में जो लाभ आएगा 1,600 का 3/4 1,200 रुपये, और बी के हिस्से में जो लाभ आएगा 1,600 का 1/4 400 रुपये। तो ये पुनर्मूल्यांकन के संबंध में 3 एंट्रियां होती हैं। हानि होगी तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट। चिट्ठे में अगर लाभ हानि दिखा रखा है या कोई रिजर्व फंड दिखा रखा है तो उसको भी पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उसके संबंध में क्या एंट्री होती है, रिजर्व फंड अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट दिखा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसको भी डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पुराने अनुपात में ही बांटा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रिजर्व फंड दे रखा था 4,000, जो पुराने अनुपात में हमने बांट दिया है टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये 4,000 का 3/4 ए का हिस्सा 3,000 आ गया, और बी का 4,000 का 1/4 बी का हिस्सा 1,000 आ गया। तो इस प्रकार ये जो रिजर्व दिखा रखा था बैलेंस शीट में उसको बांट दिया बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इस क्वेश्चन की ये जनरल एंट्रियां हो गई, और इसके बाद आप रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। प्यारे बच्चों बनाते हैं अकाउंट्स, और सबसे पहले आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। और रिवोल्यूशन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट आप रिवोल्यूशन से संबंधित जो जनरल एंट्रियां हैं उनके आधार पर बनाएंगे, क्योंकि अधिकांश सभी खाते बनाने का आधार जनरल एंट्रीज होता है। जनरल एंट्री के आधार पर ही खाते बनाए जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रत्येक चैप्टर की जनरल एंट्री को अच्छी तरह से समझना है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट से संबंधित जो एंट्रियां हैं उनको यहाँ आप पोस्ट करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो जिन अकाउंट से डेबिट हुआ है और जितनी रकम से डेबिट हुआ है उन अकाउंट को हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और रिवोल्यूशन अकाउंट जिन अकाउंट से क्रेडिट हुआ है और जितनी रकम से क्रेडिट हुआ है उन अकाउंट के नाम हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे।
यही खाते बनाने का नियम है। जर्नल एंट्री से खाते बनाने का यही नियम है कि जो अकाउंट आप खोल रहे हैं, जो अकाउंट आप बना रहे हैं, अगर वो अकाउंट डेबिट हुआ है, जिस अकाउंट से डेबिट हुआ है उसको डेबिट पक्ष में, अगर वह अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो जिस अकाउंट से वो क्रेडिट हुआ है उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट जो डेबिट हुआ है, और रिवोल्यूशन अकाउंट कब डेबिट होता है? जब संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से हानि होती है। और हानि कब होती है? संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर या दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर। दोनों ही दशा में फर्म को हानि होती है। संपत्ति का मूल्य घट जाए या दायित्व का मूल्य बढ़ जाए तो इस दशा में फर्म को हानि होती है। और जब फर्म को हानि होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है। और जब संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाए और दायित्व का मूल्य घट जाए तो फर्म को लाभ होता है, और लाभ होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ जो हानि हुई है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट किया है आपने जर्नल एंट्री में स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक का मूल्य घट गया है 2000 से, फिक्चर्स का मूल्य 100 रुपये से घट गया है, और देनदारों पर प्राप्य वितरण पर संदेह ऋण के लिए आयोजन कराया है, ये एक दायित्व है, दायित्व में वृद्धि हो गई है, ये हानि है। तो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, ये 5% का प्रोविजन किया गया है देनदार पर और प्राप्य पर 800 रुपये, टू प्रोविजन ऑन PR 150 रुपये। एक नया दायित्व पता लगा है क्षतिपूर्ति का, तो टू कंपेसेशन जिसका भुगतान करना है 1000 रुपये लिखेंगे। अगर कोई नई संपत्तियां पता लगती है तो ये लाभ होता है और इसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अगर कोई नया दायित्व इसका भुगतान करना है भविष्य में तो उसे डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर और दायित्व में वृद्धि होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। यहाँ भूमि भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी और दायित्व में कमी होगी तो लाभ होगा। लाभ होने की दशा में रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और जिस अकाउंट से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हुई है, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5000 रुपये लिख देंगे। एक लेनदार जिसने अपना दावत त्याग दिया है, उसका भुगतान नहीं करना है, तो ये फर्म को लाभ हो गया बाई क्रेडिटर्स 650 रुपये। इस प्रकार फर्म को कुल फर्म मूल्यांकन से 5650 का लाभ होता है और कुल हानि जो हो रही है 4050 की। इस प्रकार ये शुद्ध लाभ पुनर्मूल्यांकन खाते से 1600 का होता है, जिसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ दो साझेदार हैं पुराने ए और बी, तो 2A कैपिटल और 2B कैपिटल 1600 का 3/4, 1600 का 1/4, 1200 और 400। इस प्रकार ये टोटल आपका 5650 आ गया। और इसकी एंट्री आपने की है रिवोल्यूशन अकाउंट यार्ड 2S कैपिटल 2B कैपिटल। अगर हानि होती तो ये डेबिट साइड का टोटल अधिक होता, क्रेडिट साइड का कम होता, और ये हानि भी पुराने साझेदारों में पुराने लाभ के अनुपात में बांट दी जाती। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। रिवोल्यूशन अकाउंट के स्थान पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में आपको बताएगा वैसे ही आपको बनाना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आपको बनाना है, और वो भी वैसे ही बनाया जाएगा जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने हैं। ये जितने पार्टनर्स हैं उतने अलग अलग भी बना सकते हैं और एक साथ कॉलम बनाकर भी बना सकते हैं, जैसे आपने पिछले चैप्टर में सीखा है। तो सबसे पहले आप जो बैलेंस शीट में पूंजी खातों का शेष दे रखा है उनका बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस BD। ए के पूंजी खाते का शेष दे रखा 30,000 और बी के पूंजी खाते का शेष दे रखा है 16,000। सी नया पार्टनर है इसलिए इसका शेष नहीं होगा बैलेंस शीट में। और उसके बाद जो जनरल एंट्री की हैं उनकी पोस्टिंग कर देंगे बाई बैंक। ये नया साझेदार आया है पूंजी लेकर 10,000 रुपये, क्योंकि आपने एंट्री की है बैंक अकाउंट DR 2C कैपिटल अकाउंट। इसके बाद ये नया साझेदार ख्याति की राशि लेकर आया है नगद, तो उस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों ने बांट लिया है और ये बांटने की आपने एंट्री की है प्रीमियम अकाउंट DR 2S कैपिटल 2B कैपिटल। तो बाई प्रीमियम अकाउंट लिख देंगे, ए में 3,750 और बी में 1,250 रुपये। इसके बाद उन्होंने अपने हिस्से की आधी राशि निकाल ली है और इसके संबंध में आपने एंट्री की है A कैपिटल DR 2 बैंक अकाउंट। तो A टू बैंक लिख देंगे,
ए में 1875, बी में 625 रुपये। इसके बाद जो पुनः मूल्यांकन से लाभ हुआ है उसको भी आपने एंट्री की है। रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 1200 रुपये और ये 400 रुपये। प्यारे बच्चों, चिट्ठे में अगर लाभानी खाता या संचय फंड दिखा रखा है तो उसे भी पुराने सहायता में पुराने लाभानी अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ रिजर्व फंड दिखा रखा था 4000 का, जो ए और बी में पुराने अनुपात में बांट दिया गया है और इसकी आपने एंट्री की है रिजर्व फंड अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो बाय रिजर्व फंड लिखेंगे आप 3000 और बी में 1000। इस प्रकार आप टोटल कर लेंगे। ये ए का टोटल आएगा 37,950 और बी का टोटल आएगा 18,650, सी का टोटल आएगा 10,000। अब आप इसका बैलेंस निकाल देंगे तो ये टू बैलेंस शीट ही, तो ए का बैलेंस आ जाएगा 36,075 रुपये और बी का बैलेंस आ जाएगा 18,025 और सी का बैलेंस आ जाएगा 10,000। और ये बैलेंस शीट ही आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा? पूंजी खातों का शेष जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें दिखाना पड़ेगा। पहले बच्चों बनाते हैं बैंक अकाउंट, और सबसे पहले आप बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखिए। आप बैलेंस शीट में देखिए जो पुरानी बैलेंस शीट है और उसमें असेट साइड में बैलेंस दे रखा है 26,500, तो टू बैलेंस BD लिखेंगे आप 26,500। उसके बाद जो नया साझेदार है पूंजी के रूप में और ख्याति के रूप में जो पैसा लेकर आया है, रोकड़ लेकर आया है, उसके संबंध में आपने एंट्री की है बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, तो उसको डेबिट में लिखिए टू सीज कैपिटल 10,000 और टू प्रीमियम 5,000। पुराने साझेदार AB ने अपने हिस्से की ख्याति की आधी राशि फर्म से निकाल ली है और उसके संबंध में आपने एंट्री की है एस कैपिटल DR बीस कैपिटल DR टू बैंक अकाउंट। तो बाई एस कैपिटल लिखिए 1875 रुपये और बाई बीस कैपिटल लिखिए 625 रुपये। और अब आप टोटल करिए तो डेबिट साइड का टोटल अधिक है 41,500, इसका बैलेंस निकाल दीजिए आप। बाय बैलेंस शीट 39,000 रुपये आएगा जो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे। प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट जो पुरानी बैलेंस शीट है उसी के आधार पर बनाई जाती है और आपको जो संपत्ति और दायित्व का पूरा मूल्यांकन हुआ है उनको ध्यान में रखना है और जो अकाउंट आपने बनाए हैं बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को ध्यान में रखना है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले लाइटिंग में देखिए क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और क्रेडिटर 41,500 रुपये के दे रखे हैं। उसमें 650 का भुगतान आपको नहीं करना है। एक लेनदार था जो अपना दावा छोड़कर चला गया है तो 650 कम कर देंगे, तो ये सिंडिकेटर्स लेंगे 40,850। एक नया दायित्व क्षतिपूर्ति के संबंध में ज्ञात हुआ है जिसका आगे भुगतान करना है तो कंपेसेशन लिख देंगे 1,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स लिखिए आप और कैपिटल अकाउंट में नए सहायदार सहित लिखेंगे। पुराने सहायदार ABC है और आपने कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं उसमें जो बैलेंस CD आपने निकाला है उसको लिखेंगे। तो ए का पूंजी खाते का शेष है 36,075 रुपये और बी के पूंजी खाते का शेष है 18,025 रुपये और सी के पूंजी खाते का शेष है 10,000। इस प्रकार फर्म की जो कुल पूंजी है 64,100 रुपये है। इसके बाद असेट साइड में सबसे पहले बैंक लिखिए, बैंक दे रखा है और बैंक बैलेंस आपने निकाला है 39,000 रुपये। इसके बाद प्राप्ति विवध बिल रिसीवेबल दे रखे हैं 3,000 के, इस पर 5% प्रोविजन है 150 रुपये घटा देंगे, ये 2,850 आएगा। डेटर्स दे रखे हैं 16,000 के, इस पर भी 5% प्रोविजन दे रखा है समायोजन में, तो ये आपने 5% प्रोविजन ये 800 रुपये आएगा, घटा देंगे तो ये 15,200 के डेटर्स लिखे जाएंगे। स्टॉक 20,000 का दे रखा है, इस पर 10% डिक्रीज दे रखी है इसकी वैल्यू, तो 2,000 घटा देंगे 20,000 का 10%, 18,000 स्टॉक लिखेंगे। फिक्चर्स 1,000 का देखा और इस पर भी डिक्रीज हुई है 10% की, तो 1,000 का 10% 100 रुपये आएगा, 900 रुपये लिखेंगे फिक्चर्स। लैंड एंड बिल्डिंग के मूल्य में वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है 20% की, 25,000 का 20% 5,000। इस प्रकार लैंड एंड बिल्डिंग की जो प्रेजेंट वैल्यू 30,000 रुपये है। अब आप इसका टोटल कर लेंगे तो ये 1,05,950 आएगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट आपके लिए और बेहतर करने की ऊर्जा प्रदान करता है। धन्यवाद।